यहाँ पर ध्यान दो ना पहले फिर आप लोगों का एक बहुत छोटा सा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो बाकी है सीरीज का। हम लोग लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया, याद है आप लोगों को हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ए। अगर मुझे किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर टेंस टर्म फाइंड करना तो कैसे करोगे? उसका रेसिप्रोकल करोगे तो उसका टेंस टर्म ढूंढ लोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल। हार्मोनिक मीन ए और बी का अगर हार्मोनिक मीन निकालना हो तो 2ab अपॉन a प्लस बी। 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन निकालना हो तो 3ab अपॉन a प्लस बी प्लस सी। वेरी गुड। अच्छा ये कैसा है? कुछ नहीं बोलिए कैसे आता है ये? मैंने आपको बताया था क्या है? 1 by a प्लस, तो एलसीएम लिया तो a भी ऊपर गया, b प्लस a है। 3 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना होगा 3 अपॉन, तो फिर नीचे अगर आपको एलसीएम लेना तो ठीक है, ऊपर तो 3a दिखेगा, फिर यहाँ पर दो से पेयर आएंगे ना, ऐसे थोड़ी कि a प्लस b प्लस c हो जाएगा, है ना। 4 का निकालना होगा तो 4 अपॉन 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c प्लस 1 by d। ठीक है, ओके। फिर हमने एक रिलेशन चेक किया था, क्या था वो रिलेशन? g स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, g का स्क्वायर इक्वल टू a इनटू s, क्योंकि g और b का जियोमेट्रिक मीन होता है √ab, a और b का अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2, a और b का हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस b, तो ये कट जाएगा, 2 और 2 कट, ab बस, ab क्या है? √ab का स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपके पास कोई भी दो मीन दे रखा हो और मुझे तीसरा मीन निकालना, तो आपके पास ये रिलेशन है ना, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके बराबर होता है? अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अब इसके बीच में दूसरा रिलेशन, कोई भी नंबर और कितने भी नंबर, दुनिया में होने वाले हर नंबर का अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, वो उसके जियोमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, एंड जियोमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अगर मुझे कोई भी दो नंबर का अगर अरिथमेटिक मीन निकालने को दिया जाए, जैसे अगर आपको बोले कि 4 और 9 का आप अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो क्या होगा? 4 और 9 का अरिथमेटिक मीन 13 by 2 है ना, अरिथमेटिक मीन होगा 13 by 2। जियोमेट्रिक मीन 6 √36, तो कितना हो गया? 6, राइट। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन दो नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे? 2ab 2 into 4 into 9 divided by a plus b, राइट। कितना आएगा ये? 72 by 13। अब 13 by 2 को सॉल्व करोगे तो 6.5, 6 से बड़ा है, राइट। 72 by 13 4 point something, not 4 point something, 5 point something, 13 by 65 है ना, तो 5 point something आता होगा, तो 5 इंटीजर 13 5 जा 65, 9 by 13 है ना, 5 इंटीजर 9 by 13 जो भी आएगा पॉइंट में, तो आप देखोगे तो 6.5 6 से बड़ा है, 65 इंटीजर 9 by 13 से बड़ा है। तो दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कोई भी नंबर, और ऐसा नहीं कि दो नंबर, अगर इस नंबर भी होगा तो उसका अरिथमेटिक मीन उनके जियोमेट्रिक मीन से बड़ा ही होगा, और जियोमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। तो कभी भी अगर मुझे कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, किसी भी वैल्यूज का मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कुछ निकालना होगा, तो मेरे पास जब कोई कंसेप्ट नहीं होता तो मेरे पास ये वाला कंसेप्ट होता है कि कोई भी नंबर का अरिथमेटिक मीन हमेशा उसका जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, जियोमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। आपको पता है हम लोग बीच में बात किया थी कि कोई भी दो नंबर हो अगर आपके पास, तो उनका रेसिप्रोकल नंबर और उसका रेसिप्रोकल कोई भी नंबर हो, उसका एडिशन हमेशा
इसकी रेंज क्या होती है हमें? तो दुनिया का कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का, तो कितनी बार डिस्कस हुआ है, लोग में आ गया, त्रिगो में आ गया, नंबर और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन, कोई भी नंबर फंक्शन कुछ भी हो, कैसे पूछ सकते हैं आप लोग? नंबर और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, या तो फिर -2 या -2 से छोटा होता है। फिर वो दुनिया का कोई भी नंबर क्यों नहीं हो। कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज रेंज ऑफ sin थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा, मैं बोलूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। अब वो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या लेस देन इक्वल टू -2? इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड इफ a इज लेस देन 0 तो a प्लस 1 बाई लेस देन इक्वल टू -2 मिलेगा। तो sin थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा का आंसर 2 या 2 से बड़ा होगा फिर थीटा इज इन 0 to π, बिकॉज़ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो उस केस में वो उसका आंसर आप कोई भी वैल्यू उठा के देख लोगे, तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन या तो 2 से छोटा बड़ा होगा या तो -2 से छोटा होगा। ठीक है, राइट? ये तो जनरल प्रॉपर्टी, मतलब ये ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, तो बहुत बार यूज किया, कहीं याद है तो इसको ध्यान में रखो, बहुत सारी जगह पर काम आता है। दुनिया का कोई और ऐसा नहीं कि मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखेंगे। और कोई पूछे कि कैसा है, तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है प्रूव करने का, बट तो इजी है, देखो आपको यहाँ प्रूव कर देता हूँ। अगर मेरे पास a और 1 बाई ये दो नंबर है, उसका एरिथमेटिक मीन को कैसे लिखोगे आप? a प्लस डिवाइड बाई, उसका जियोमेट्रिक मीन को कैसे लिखोगे? रूट ऑफ a इंटू 1 बाई, और ये एरिथमेटिक मीन हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा ही होता है, राइट? तो a और a कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस 1 बाई a ग्रेटर देन 2। अब वही a अगर नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव में इनइक्वालिटी हटा दो तो इनइक्वालिटी, तो लेस देन इक्वल टू -2 आ जाता है। ठीक है, इट मींस नंबर और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन कभी भी -2 और 2 के बीच में हो ही नहीं सकता, या तो 2 से बड़ा हो सकता है या तो -2 से छोटा हो सकता है। सबसे इजीएस्ट प्रूविंग है कि भाई एरिथमेटिक मीन हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। कोई अगर आपको पूछे कि एबीसी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इंटू 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c। अगर एबीसी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है नहीं पता, बट पॉजिटिव इतना दिया है, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में, तो बोला जाए कि a प्लस b प्लस c इंटू 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबको पता ही नहीं है, तो जैसे मुझे पता दिखा भाई क्वेश्चन में कि जब मेरे पास किसी का इनइक्वालिटी फाइंड करना है, किसी के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का मतलब जो इनइक्वालिटी की तो बात चल रही है, किससे बड़ा किससे छोटा, तो आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास ये इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि मैथमेटिक्स के आज तक के 5 ऐसे प्रूविंग की जो सबसे यूजफुल है उसमें से एक है ये। जब कुछ नहीं होता है, किसी का रेंज ढूंढने के मेरे पास कोई मेथड नहीं होता है, तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं, राइट? अब मुझे अगर उसमें पता करने के a प्लस b प्लस c और 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, आना चाहिए। एबीसी का एरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस b प्लस c बाई 3। उसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? क्यूबिक रूट ऑफ। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन 2 है, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? आपके हिसाब से एम और जीएम कब सेम हो सकते हैं? यहाँ है ना ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर। इक्वल टू कब हो सकता है? ऐसे दुनिया में कोई नंबर है, आपको अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कोई नंबर बताओ जिसका एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन सेम होगा, एक नंबर का मीन निकलता है। अच्छा, मुझे एक ऐसा प्रोग्रेशन बताओ, ऐसा एक मैथमेटिकल सीक्वेंस बताओ जो एपी में भी होता है जीपी में भी होता है।
ऐसा कोई प्रोग्रेशन बताइए जो एपी और जीपी दोनों में होगा। जैसे कोई प्रोग्रेशन आपको ध्यान नहीं आ रहा कि जो एपी में भी होता है जीपी में भी होता है। ऐसा एक ही टाइप का, ऐसे तो वैसे इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, पर हर एक का पैटर्न एक जैसा ही होगा सारे नंबर से। अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं। अगर मैं सारे टू लूं जैसे सीरीज, किस में ये एपी में है, डिफरेंस कितना हरेगा, रेशियो कितना हरेगा, तो एपी में भी। और तो आपको पूछे कि ऐसा कभी पॉसिबल है कि ऐसी सीरीज जो एपी और जीपी दोनों में हो सकता है, तो एक ही टाइप की सीरीज जब सारे के सारे नंबर सेम होते, वो नंबर कुछ भी क्यों नहीं, तो फिर एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन सेम तभी हो सकता है जब नंबर सेम हो, अदरवाइज ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे केस में एरिथमेटिक मीन हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा ही होगा। कभी भी अगर आपको ऐसे दिया जाता है कि एरिथमेटिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन फॉर 3 नंबर, तो आपको समझ ही जाने को 3 नंबर सेम, कभी ये पॉसिबल है, वरना कभी भी पॉसिबल नहीं। आप देखो ना, अगर एबी से अगर 3 नंबर तीनों सेम ए और ए, तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए और ए 3 नंबर का एरिथमेटिक मीन क्या होगा, 3a/3 ए होगा। तीनों का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट और उनका क्यूबिक रूट, तो a into a into a, a क्यूब उसका पावर 1/3 आ गया है। असल जैसे कभी नहीं होगा। तो पर यहाँ तो तीनों नंबर अलग अलग दिए हुए हैं, इक्वल टू लेने की जरूरत ही नहीं है। a plus b plus c/3 ग्रेटर देन abc रेज़ टू 1/3, और इसका abc का अगर मैं हार्मोनिक मीन लूंगा तो क्या लिखूं, 3 by 1/a plus 1/b plus 1/c। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो जब ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली ये इससे भी तो बड़ा ही है, बड़ा है। तो क्योंकि मुझे जिस तरह से पूछा हुआ उसके हिसाब से मुझे एबीसी का प्रोडक्ट की तो कहीं जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि a plus b plus c/3 जो होगा वो ग्रेटर देन 3 by 1/a plus 1/b plus 1/c भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। अच्छा, एबीसी पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तो उनका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव ही होगा, 3 पॉजिटिव नंबर का एडिशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3 इक्वलिटी को कोई फर्क, क्योंकि आप कभी भी इक्वलिटी को मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो। मल्टीप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हो जब वो पॉजिटिव हो, या नेगेटिव तो भी पता हो तो भी कर सकते हैं, बट हाँ बस नेगेटिव का 3 इक्वलिटी को चेंज करना पड़ेगा। कब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें पता नहीं, बट इसमें तो पता है कि पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, सामने 3 into 3 9, पहले मुझे पता था कि मिनिमम वैल्यू 9 होगी, यहाँ पे भी इसको तो रख नहीं रखो, 9 से छोटा ये वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। आपको एबीसी में कितना भी छोटी वैल्यू रखनी है रख लो, बट 9 से छोटा कभी नहीं देगा। उसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 9। मुझे अगर ये दिया जाए कि a plus b plus c is equal to 12, is equal to 12, then find greatest value of a cube b raised to 4 c raised to 5. If a plus b plus c equal to 12 and abc are any positive integer, any positive real number, abc are any positive real number for which a plus b plus c equal to 12 है, तो मुझे पूछना जा रहा है कि a cube b raised to 4 और 5 raised to 4 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। कैसे करें आपको, लोगों को मैंने हिंट दे दी है कि जब आप लोगों को किसी का भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए तो आपके पास एक ऑप्शन होता है am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन n, बस उसको यूज करना आना चाहिए।
ये टॉपिक चल रहा है तो आपको पता है कि उसका यूज करना एग्जाम में तो ये भी नहीं पता होगा, एग्जाम में आपको पता चलना चाहिए। अभी तो आपको पता है कि एटलीस्ट हाँ ये तो पता है कि भाई वो कंसेप्ट लगाना है, तो लगाओगे कैसे? लगाएंगे कैसे? आपके हिसाब से यहाँ पर जो 3 नंबर के और 3 नंबर कौन से ए बी एन सी, बट अगर मैं तीनों को अगर डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन लूं तो क्या लिखूंगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और सामने ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? एबीसी का क्यूबिक रूट। तो उसको मतलब समझ मारे कि ये तो नहीं आएगा, क्योंकि एबीसी का क्यूबिक रूट होगा तो एबीसी का पावर कितना हो जाएगा? 1/3। एबीसी का पावर 1/3 में मैं a क्यूब b रेज़ टू 4 और c रेज़ टू 5 तो नहीं ले जा पाऊंगा। अब सोच के बताओ, a क्यूब b रेज़ टू 4 और c रेज़ टू 5 अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना है? ये 3 बार चाहिए, b 4 बार चाहिए, c 5 बार चाहिए। क्या करना चाहिए यहाँ पर? आपको ये पता है कि a 3 बार चाहिए, a 3 बार मल्टीप्लाई होगा तभी a क्यूब आ सकता है, वरना a का क्यूब कैसे लाओगे? b कितनी बार मल्टीप्लाई होना है और c कितनी बार आना है? 5 बार, तभी जाके आपके पास a क्यूब आ सकता है, b रेज़ टू 4 आ सकता है, c रेज़ टू 5 आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब a 3 बार लाया कैसे जाए? यहाँ पर a है, इस a को मैं 3 बार ब्रेक कर सकता हूँ, a/3 प्लस a/3 प्लस a/3, a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b कितनी बार चाहिए? 4 बार, तो b को लिखूंगा b/4 प्लस b/4 प्लस b/4 प्लस b/4। अब कितना हो जाएगा? b/4 अगर 4 टाइम ऐड करोगे तो b हो जाएगा। c कितनी बार चाहिए? तो c को कितनी बार ब्रेक किया जाए? c/5 प्लस c/5 प्लस c/5 प्लस c/5 प्लस c/5। अब मेरे पास 3 एलिमेंट नहीं है, जब मेरे पास 12 एलिमेंट है, अब काउंट करोगे तो कितने एलिमेंट हो गए? 3 4 7 और 5 12। अब 12 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना तो कैसे निकालोगे? तो 12 नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? सबका एडिशन डिवाइड बाय 12, सबका एडिशन डिवाइड बाय 12 ग्रेटर देन इक्वल टू सबका ज्योमेट्रिक मीन, सबका ज्योमेट्रिक मीन होगा, इन सबका क्या होगा? प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट, और रेज़ टू पावर 1/12। अगर 12 का मतलब उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रेज़ टू पावर। अभी 12 को अगर आपने प्रोडक्ट किया होगा तो a कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? 3 बार। b कितने बार आएगा? c कितने बार आएगा? और फिर ये नीचे 3 भी करेगा मल्टीप्लाई, 3 कितनी बार? 3 बार। 4 4 कितनी बार? और 5 कितनी बार? सॉरी 5। बस अब ये जो पूरा एडिशन कर रहा हूँ, ये तो ये a प्लस b प्लस c, a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 होगा कितना? a b/4 4 टाइम ऐड किया तो b, और c/5 5 टाइम ऐड किया तो c, तो a प्लस b प्लस c a कितना आ गया? तो 12/12 1 हो गया, राइट। अब यहाँ पर जो आपके पास बचा है ये 1/12 को अगर आप दूसरी तरफ लेके चले जाओगे तो 1 रेज़ टू पावर वैल्यू हो जाएगा। क्या बचा आपका? a क्यूब b रेज़ टू 4 c रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय a क्यूब 4 रेज़ टू 4 और 5 रेज़ टू 5। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का क्यूब इंटू 4 रेज़ टू 4 इंटू 5 रेज़ टू 5 जो भी वैल्यू आएगी वो a क्यूब b रेज़ टू 4 c रेज़ टू 5 की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इससे बड़ा वो कभी भी नहीं हो सकता है, राइट।
a प्लस बी प्लस कोई अगर मुझे पूछे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 कितनी पॉसिबिलिटी बच सकती है, बोलूंगा इनफाइनाइट। a प्लस बी प्लस सी 12 तो कितनी सारी इस तरह की हो सकता है, 1 1 10 1 2.5 9.5 अगर 8.5, तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आ सकती है डिसएंटिवेट होने की। बट आप कैसे भी ब्रेक कर लो, आपको चाहे वैसे ब्रेक कर लो। a क्यूब b raised to 4 c raised to 5 की मैक्सिमम वैल्यू इससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया कि उसको यूज कैसे करोगे, क्वेश्चन में कभी नहीं किया जाएगा, आप इसको यूज करो। बोले ये एकदम आपका दिमाग बहुत चलना चाहिए। पर इतना बता सकता हूँ कि आपको इसको यूज कब होता है, नॉर्मली जब आपके इनइक्वालिटी को कोई क्वेश्चन है और मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस यूज करना आपको। एक बार इसके बाद अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक में ना हार्मोनिक मीन को लेकर दो प्रॉपर्टी होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये और एक मेंशन कर लो आप लोग और एक आध एग्जांपल लिख लो साथ में।
यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा था आपको y इक्वल टू 3 रेज़ टू x माइनस 1 माइनस ऑफ 3 प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 1 तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? इसकी मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है? क्या होगा? No. 3 raised to power x minus 1 plus 3 raised to minus x minus 1 की लीस्ट वैल्यू कितनी होगी? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो? पावर को अलग अलग किया जा सकता है। 3 का पावर अगर x माइनस 1 होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू x अपॉन 3 लिख सकते हैं। 3 रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? 3 रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन 1/3। माइनस पावर कहाँ जाएगा? डिवाइड में। क्या कॉमन है दोनों में से? क्या कॉमन है दोनों में से? 1/3 क्या आएगा उसके साथ? 3 रेज़ टू x प्लस 3 रेज़ टू माइनस x। व्हाट इज 3 रेज़ टू माइनस x? 1/3 रेज़ टू। इसका सिंप्लीफाइड पार्ट ये बताइए। आपको बोला था इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो अगर इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करना तो अभी मैंने बताया था कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन हमेशा किससे बड़ा होता है? 2 या 2 से बड़ा होता है, या तो -2 या -2 से छोटा होता है। पर 2 या 2 से बड़ा कब होगा? when given element is positive। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? इसके पावर में वेरिएबल आता है उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर हमेशा कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल का आंसर हमेशा। एक्सपोनेंशियल का जन्म कहाँ से हुआ? एक्सपोनेंशियल आया कैसे? log
ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर वाई है तो लोग का जो डोमेन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना। लोग कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर लोग ए ऑफ एक्स अगर इक्वल टू वाई है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? जब लोग हटता है तो कैसे हटता है? ए का पावर वाई, और ए का पावर वाई कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर जो लोग का डोमेन था वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का रेंज है, जो रेंज था वो एक्सपोनेंशियल का डोमेन है। डोमेन रेंज बना है, रेंज डोमेन बना है। ऐसा कब होता है? जब वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। वापस से पहली वाली बता, नंबर का कोई भी फंक्शन का डोमेन और रेंज जब इंटरचेंज होते हैं तो इसका वो पॉसिबल है जब वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। जैसे आप लोग लिखते हो sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो इसको कैसे लिखा जाता है? 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ पर डोमेन जो था यहाँ पर रेंज बन गया, और जो रेंज था वो डोमेन बन गया। वो इसलिए बना बिकॉज साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो जो लॉग का डोमेन है वही एक्सपोनेंशियल का रेंज है। तो जब लॉग का डोमेन नेगेटिव नहीं हो सकता है तो एक्सपोनेंशियल का रेंज भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए एक्सपोनेंशियल का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, फिर वो 3x हो, e x हो, 5x हो, कोई भी हो जिसके पावर में वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमें पता है कि भाई इसका आंसर कैसे होने वाला है? हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। और कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का एडिशन हमेशा किससे बड़ा होगा? 2 से बड़ा होगा। तो हमें पता है कि इसका आंसर हमेशा किससे बड़ा होने वाला है? 2 से बड़ा होने वाला है। और उसको आप किससे मल्टीप्लाई करो? 1/3 से। तो आपका पूरा आंसर किससे बड़ा हो जाएगा? 2/3 से। करेक्ट? राइट। तो आपको पूछा था भाई इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, तो 2/3। तो आपको दिया जाए कि ab² c³ a² b³ c⁴ एंड a³ b⁴ c⁵। ये तीनों टर्म दिए हुए आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेस। ये तीनों टर्म किसमें? एपी में। तो पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अगर ये तीनों टर्म किसमें है? एपी में है। एंड एबीसी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एबीसी आर ग्रेटर देन 0। एबीसी तीनों पॉजिटिव दिया हुआ है, साथ में ये भी कंडीशन दिया है कि तीनों टर्म एपी में है। तो आपको ये बताना है कि a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी।
पहले तो एपी दे रहे थे, एपी की कंडीशन यूज किया आपने, कुछ रिलेशन मिलता होगा। ये तीनों टर्म एपी में, इसका क्या मतलब हुआ? बराबर है, तो इसका रिलेशन क्या होगा? ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। एपी का मतलब क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। उसको यूज करो, अगर दिया हुआ है तो उसका हमें सभी दिया होगा। Twice of the middle term is equal to first term plus third term। अब देखोगे तो दोनों तरफ से आपके पास यहाँ से फर्स्ट और थर्ड टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है? ए बी स्क्वायर सी क्यूब क्या रहेगा? 1 प्लस ए बी सी, तो सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सामने क्या बचा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज़ टू 4। अब देखो तो ए बी स्क्वायर सी क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल हो सकते हैं, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है कि एबीसी पॉजिटिव नंबर है, मैं कैंसिल कब नहीं कर सकता? जब मुझे पता ना कोई जीरो है, क्योंकि तो पता ही कोई जीरो नहीं क्योंकि पॉजिटिव दिया, तो कट होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? तो आई तो ए बी सी और सामने क्या बचा? ऐसा रिलेशन आ गया। अब 2abc को अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँ तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस 1, मतलब क्या बनेगा ये? abc माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। abc माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 कब होगा? जब abc इक्वल टू 1 होगा। और ये जो AP में दिया हुआ है उससे मुझे पता चल जाएगा abc की वैल्यू 1 है। अब जो चाहिए था वहां आता है, मुझे क्या चाहिए था? a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू, तो abc की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो abc का अरिथमेटिक मीन को कैसे लिखा जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 किससे बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा? क्यूबिक रूट ऑफ abc, और वो abc की वैल्यू कितनी आ सकती है? तो 1 का तो कोई भी पावर 1 ही होगा, तो a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू, आप कुछ भी कर लोगे तो a प्लस बी प्लस सी हमेशा 3 या 3 से बड़ा ही होगा। तो ये आप लोगों का सेकंड प्रॉपर्टी का मैंने थोड़े क्वेश्चंस में कैसे यूज करना बताया। यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज में मुझे जितनी चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट जो होता है पर्टिकुलरली स्पेशल सीक्वेंसेस वाले 4 अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन देखा जाए तो पूरे में 4 कंसेप्ट एपी में है, टीएन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, अरिथमेटिक मीन और एजम्पशन, और वही 4 कंसेप्ट जीपी में भी है। राइट, जीपी में बस एक चीज एक्स्ट्रा है, इनफाइनाइट सीरीज, जो एपी में नहीं होता है, और जीपी का इनफाइनाइट सीरीज कब बनता है? जब उसका रेशियो 1 से छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है स्पेशल सीक्वेंस, इसमें सिग्मा इन स्क्वायर सिग्मा इन की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, और 4 टाइप के क्वेश्चन, और हर टाइप के क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, हर एक में आपको ढूंढना क्या होता है? टीएन, और उसमें आप लोगों को सिग्मा लगाना है। राइट, बस वो टीएन टर्म ढूंढने के तरीके अलग अलग होते हैं। बस पार्शियल फ्रैक्शन जो आता है जिसमें डिनोमिनेटर में आपके फैक्टर्स होते हैं, उसमें आप लोग सिग्मा डायरेक्टली नहीं लगा पाओगे, तो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना सिखाया। ठीक है, उसके अंदर जब आप लोग सारे टर्म पे ऐसे वैल्यू रखते हो 1 2 3 4 5, तो आपने देखा होगा जब एडिशन करते हो तो सारे टर्म कट जाते हैं, सिर्फ 2 ही टर्म बचते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। फिर लास्ट में हमने देखा था एजीपी की सीरीज, स्पेशली उसमें आपको इनफाइनाइट सीरीज पूछा जाएगा, तो उसके मैंने शॉर्टकट भी दे दिया आपको, a/1 - r प्लस dr अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। साइड शॉर्टकट भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड पता होना चाहिए। क्या करना होता है? दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो एजीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? और जीपी अगर तो कर लीजिए। ठीक है, फिर हार्मोनिक मीन पे जब पहुंचे तो हार्मोनिक मीन का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं जो एपी का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए उसकी कोई फॉर्मूला होती नहीं है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म ढूंढे तो एपी का टर्म ढूंढ लो, उसका रेसिप्रोकल कर लेना। मीन को लेके 2 रिलेशन, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है, और किसी भी नंबर का अरिथमेटिक मीन हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा
ये इक्वल हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, हार्मोनिक मीन होगा। कोई अगर आपको पूछे कि ऐसा कब हो सकता है कि ईएम और डीएम सेम हो जाए, आपको बोलने का तभी हो सकता है जब नंबर सारे सेम हो। ठीक है, राइट। टेक्स्ट बुक लाइव है आप लोग? आप लोगों की टेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो 8.1 एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं, उसमें डायरेक्ट टीएन सम दिया है, उसमें बोलते हैं 5 निकालो ना 6 निकालो, तो करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को बाकी जो एक्सरसाइज है 8.2 और 8, ये दोनों में आप लोगों को सिर्फ जीपी के कंसेप्ट बोले हैं। मैंने आप लोगों को 4 कंसेप्ट पढ़ा, इन्होंने सिर्फ जीपी दिया, उन्होंने ना एपी दिया। एपी इसलिए नहीं दिया तो एपी टेस्ट में पढ़ चुके इसलिए नहीं दिया। पहले एक एक्सरसाइज हुआ करती थी एपी के लास्ट ईयर तक, उन्होंने एक्सरसाइज हटा दी। ओल्ड टेक्स्ट बुक अगर किसी पास होगी तो उसमें 8.1 आपका एपी का एक्सरसाइज होगा। न्यू टेक्स्ट बुक में वो फर्स्ट एक्सरसाइज हटा दिया, इसलिए मैंने आपको डीपीपी 1 एपी में दे रखा था कि आप लोग का 10th का कंसेप्ट वापस रिवाइज हो जाए। ठीक है, 8.2 पूरा जीपी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को डीपीपी में आ चुके हैं जो हमने किया था, बट इसमें से मैक्सिमम बच्चों को 2-3 को छोड़ दो, आज भी किसी को कुछ नहीं आता है। मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन अभी करना आप लोगों को। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16 वाला। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप लोग, आप लोगों को अगर ये टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए थे कि अगर आपके पास अगर 2 एरिथमेटिक प्रोसेस यहाँ पर ध्यान दो, मतलब आप लोगों को चिल्ला की करवाए हुए क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में इग्नोर ऐसा नहीं किसी से बना, पूरे क्लास में से एक का ही बना है। कि अगर मेरे पास 2 एपी है और दोनों एपी का n टर्म का रेशियो अगर मुझे दिया जाता है कि 3n + 8/7n + 15 है और मुझे दोनों एपी का 12 टर्म का रेशियो फाइंड करना, तो कैसे करें? 2 अलग-अलग एपी है जिसका n टर्म्स का एडिशन का रेशियो आपको दिया होगा और आप बोले तो दोनों एपी का 12 टर्म का रेशियो फाइंड करके दो। मैंने क्लास में करवाया, डीपीपी में आपके 2 क्वेश्चन है इसके बेस पर सेम, क्या करो? क्या होगी एसएम की फॉर्मूला? n/2 2a + और नीचे मैक्सिमम काफी क्वेश्चन तो सेम ए सेम डी सब कुछ सेम, ऊपर नीचे कट भी कर दिए सब, ऊपर नीचे कट भी नहीं किया, सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कट कर देते जब सेम लिखा है तो पूरे क्लास में एक को ही आया ये क्वेश्चन, तो दोनों का सही है बाकी किसी का भी ये सही नहीं है। फिर क्या करोगे? n/2 कट हुआ था, फिर ये आपको रेशियो ये रिलेशन दिया था, आपको ढूंढना क्या था? 12 टर्म का रिलेशन, 12 टर्म का रेशियो, व्हाट इज द 12 टर्म ऑफ एपी? a + 11b और कैपिटल A +
ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना, ये है तो क्या करना है? अगर मेरे पास ये है और मुझे अगर ये फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? सेम बनाने के लिए जब एक रेशियो मुझे दूसरा रेशियो सेम ही टाइप का कुछ चाहिए तो मैं इसको किससे डिवाइड कर लूंगा? यहाँ पर ये डिफरेंस दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ए और कैपिटल और यहाँ पर 2a और 2 कैपिटल है, सेम बनाना होगा तो मैं इसको किससे डिवाइड कर लूंगा? 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन कैपिटल ए प्लस n माइनस 1/2 इंटू कैपिटल डी, करेक्ट? और आपको यहाँ पर, आपको तो ये चाहिए था, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा वैल्यू में? अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? 11। तो मैं अगर कंपेयर करूंगा तो n माइनस 1/2 इक्वल टू 11, तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? जैसे मैं इसमें n को 23 रखूंगा मुझे एग्जैक्ट ये मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो n को 23 रखा तो मुझे a प्लस 11 डी अपॉन कैपिटल ए प्लस 11 कैपिटल डी इक्वल टू 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। ये जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का 12 टर्म का रेशियो हो जाएगा जो फाइंड करना है। क्या ये क्वेश्चन पहले तो आया नहीं? 15 टर्म का रेशियो फाइंड करना होगा तो किसके साथ इक्वेट करते हैं? 14 के साथ 15 टर्म है तो क्या होगा? 14। 20 टर्म का रेशियो फाइंड करना होगा तो 19 के साथ। फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से बताया था। फिर आपको बोला था 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 इसका एडिशन करना है। कैसे करना था? सीरीज में 9 ही चाहिए, तो क्या कॉमन लोगे? 8 कॉमन लेंगे, 9 से डिवाइड हो, 9 से मल्टीप्लाई, तो 8/9 और यहाँ पर क्या बना था? 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999 9999 चलेगा। फिर क्या करना था? क्या करना था? n-1 प्लस फिर इसके बाद 10 की सीरीज को अलग करते थे जिसको जीपी हो जाए और फिर माइनस हो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? n टाइम्स 10 की सीरीज किसमें? जीपी में। जीपी के एडिशन की फॉर्मूला a इंटू r एस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और माई 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? तो 1 को n टाइम ऐड करोगे तो आंसर ये जो 8/9 होगा सबके साथ मल्टीप्लाई में सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, सबके साथ मल्टीप्लाई। अपने आंसर शीट में देखना मैक्सिमम बच्चों ने इसके साथ मल्टीप्लाई, आप लोगों से बनाई नहीं, अब जिन्होंने किया उन्होंने भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जबकि वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। और फिर ये बचेगा क्या? 8/9 इंटू 10/9 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1 माइनस, बस ये आंसर छोड़ देना। यही सीरीज अगर 7 की होगी तो सिर्फ आंसर में क्या फर्क होगा? ये सब कुछ सेम ही आने वाला है कि बाहर 8/9 की जगह पर 7/9 का, 5 की सीरीज होगी तो बाहर 5/9 होगा, 4 की सीरीज होगी तो बाहर 4/9 होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ये भी नहीं आएगा आप लोगों को। फिर बिटवीन 1 and 31 बोला गया कि बिटवीन 1 and 31 एम नंबर जो भी इंसर्ट है, तो अगर 1 और 31 के बीच में अगर इंसर्ट करने को बोला गया तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जो भी इंसर्ट होता है वो क्या होता है? आपका मीन्स होते हैं। तो 1 and 31 के बीच में एम नंबर्स को इंसर्ट किया गया, इस तरह से इंसर्ट किया कि कोई सीरीज एपी में ये सारे के सारे एरिथमेटिक मीन होंगे। फिर आपको रेशियो दिया था कि 7 मीन और m माइनस 1 मीन का रेशियो 5/9 है। तो आप बोला था गया था कि कितने टर्म्स आपने इंसर्ट किया बताना था, m की वैल्यू करना था। तो 7th मीन
तो टर्म नंबर कौन सा? 6। 7th मीन का टर्म नंबर कौन सा? 8। तो अगर 8 टर्म होगा तो 80 का 8 टर्म को कैसे लिखते हो? a कौन है इसका? तो a प्लस 70। इसके बीच में अगर आपने m मीन इंसर्ट किया तो फर्स्ट मीन, ये सेकंड मीन, ये थर्ड मीन, वैसे कौन सा मीन? m। उसके पहले का कौन सा मीन होगा? तो अगर मुझे m-1 मीन को लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ जिससे कम से कम वेरिएबल आए तो क्या लिख सकता हूँ? 31 के पहले का टर्म 31 माइनस डी, 31 माइनस डी के पहले। वैसे तो m-1 मीन तो कौन सा टर्म होगा आपका? अगर टर्म नंबर की बात करें तो m टर्म होगा। m टर्म की फॉर्मूला a प्लस m-1 इंटू डी, और ये आपको 5/9 दिया है और आपको m की वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं, तरीके से नहीं कर सकते, बट इसमें फिर 2 वेरिएबल है। उसकी जगह पर आप अगर इसको ऐसे करोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, स्टेप कम जल्दी हो जाएगा। तो भाई 31 के पहले का टर्म 31 माइनस डी, 31 माइनस डी के पहले का टर्म 31 माइनस 2d, जो किसके बराबर है? 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 63d इक्वल टू 155 माइनस 10d, तो 73d इक्वल टू 146, तो d इक्वल टू 2। डिफरेंस मिल गया। इस पूरी सीरीज में टोटल कितने टर्म्स है? m प्लस 2, और m प्लस 2 टर्म की वैल्यू कौन सी है? m प्लस 2 टर्म की वैल्यू कौन सी है? m प्लस 2 टर्म को लिखते कैसे हैं? a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू d इंटू d इक्वल टू 31। 31 माइनस 1 30/2, 15 इक्वल टू m प्लस 1, तो m प्लस 1 m इक्वल टू 40। पूरे पेपर में एक क्वेश्चन नहीं बनता तो मेरे को समझना तो वर्कर्स वाला, चाहे तो फर्स्ट टाइम था तो शायद ना समझ आया। बाकी एक और मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, फिर भी काफी लोगों को काफी सारे क्वेश्चन नहीं बने। वो वर्कर्स वाला मैंने क्लास में बता दिया था। आए तो याद है क्या था उस क्वेश्चन में? क्या दोनों में सेम था? 150 वर्कर्स पर एंगेज टू फिनिश द जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 4 workers dropped on the second day, 4 more workers dropped on the third day, so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. हमें किसी काम के लिए पूरे वर्कर्स को हायर किया, उन्होंने बोला था 150 वर्कर्स आएंगे रोज काम करने, उन्होंने एक पर्टिकुलर डे बताया 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, रोज 4-4 वर्कर कम होते गए। अब 4-4 वर्कर कम होंगे, एफिशिएंसी तो सबकी सेम ही है, तो अब नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे। जो पहले लग रहे तो सब 8 दिन ज्यादा लग रहे। तो आपका काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा ये बताना है दोनों केस में। पहला केस कौन सा था जिसमें रोज कितने वर्कर थे? 150। जो आइडियल सिचुएशन था कि भाई रोज 150 वर्कर्स आएंगे, जो हुआ नहीं। हुआ क्या? पहले दिन कितने हैं, फिर कितने हैं, फिर कितने हैं, फिर 130, ऐसे 4-4 कम होते गए। अब इसमें अगर टोटल n डेज लग रहा था तो इसमें n प्लस 8 डेज लग रहा है, या उल्टा इसमें अगर n डेज लग रहा है मान लेते तो इसमें कितना लगता है? n-8 डेज। दोनों केस में एक चीज कॉमन है, वो है दोनों का काम पहले भी जो काम करना था वही काम आज करना, मतलब वर्क डन दोनों का सेम है। यहाँ पर रोज 150 वर्कर्स अगर n-8 डेज का थे तो आपका वर्क डन कितना होगा? 150 प्लस 150 प्लस 150, हाउ मेनी डेज? n-8 डेज। तो 150 कितनी बार है? n-8 टाइम्स। और सामने किसका एडिशन जब करोगे तो कौन सी सीरीज है? ये की कितने डेज? मतलब n टर्म्स है बेसिकली, n टर्म्स का एडिशन n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। डिफरेंस कितना है? -4 नहीं है, डिफरेंस कितना है? -4, क्योंकि सेकंड -1 एक ही अननोन है। इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की। अब जो मैंने बताया वो क्वेश्चन करके देखिए।
14 और उसके बाद 24। अच्छा your RE ढूंढना है the sum of the first three term of the GP is 60 और the sum of the next three terms is 120. Determine the first term, the common ratio and the sum of the n terms. क्या है first term? First term 16/7 और common ratio 2 और sum of n terms 16/7 2/1 -1 16/7 into 2 n minus 1। फर्स्ट थ्री टर्म्स अगर आपको लेना है जीपी के तो कौन से लोगे? तो a प्लस ए आर स्क्वायर आपको 16 किया और उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स तो और दोनों को डिवाइड कर लिया तो ठीक है, जिनका हो जाए हम लोग को 24। आया फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन की फॉर्मूला क्या होगी? इतना टाइम क्यों लग रहा है? a into r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। उसके बाद आपको नेक्स्ट n टर्म्स का एडिशन करना है तो भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी है सेम जीपीए तो रेशियो भी सेम रहेगा, r ही रहेगा। तो फर्स्ट किसका पढ़ना है? फर्स्ट टर्म। तो सेकंड जो सीरीज आपको ऐड करके बोले उसका फर्स्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म? n+1 टर्म। n+1 टर्म मतलब क्या हो जाएगा? वो सेकंड सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हो जाने वाला है। तो एक ही जगह पर AR स्क्वायर आएगा, बाकी सब कुछ सेम। तो दोनों का रेशियो लोगे तो सब तो कट जाएगा, फिर बचेगा क्या? 1/r/n। और अब देखो तो मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जीपीपी की क्वेश्चन है।
आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4। मिसलेनियस का फोर्थ, अगर आप लोगों का ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो उसमें क्वेश्चन देखिए ये वाला है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। हुआ
आया सबका? The sum of the first three numbers in DP is 56. So वापस a plus AR square को equal 56. If we subtract 17 and 21 from this number in that order, the numbers are in HP. तो मतलब first term को A1 से subtract तो A minus 1 हुआ, second को 7 subtract तो AR minus 7 हुआ, और third AR square minus 21 इसमें. तो वहाँ से और एक रिलेशन आएगा, twice of the middle term equal to first term plus third term. तो दो रिलेशन दो अननोन सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ANR ही चाहिए, तो आपको तीन नंबर मिल जाएंगे. ये आप लोगों में से जितने दो काम दूंगा मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे पूरा करके. तो इससे सारे डिफिकल्ट हो गए ठीक है. एक बार हो गया तो एक बार जो हो गया होगा ना, तो कुछ भी बाकी हो तो कंप्लीट करके आप मुझे नेक्स्ट क्लास में अपने नोटबुक सबमिट करवाओगे. KCP 1 2 3 अपने डीपीपी कर लिया पूरा. अभी भी बाकी मुझे नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हुआ है सब्जेक्ट. यहाँ नोटिस फॉर्मूला सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जीपी आपने एक प्लस लिखा है. नहीं लगा देखो डीपीपी कंप्लीट है तो फिर पीवाई से चलेंगे. लास्ट क्लास के क्वेश्चन को करवाया क्लास में हो गया तीनों डीपीपी कंप्लीट और कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में तीनों बाकी सब भी बाकी तीनों रखा है. ठीक है, दो चार क्वेश्चन जो बाकी उसको कंप्लीट करके पीवाई से चालू करें और इसमें जो गलती हुई उसको देखो. कंप्लीट हो जो आपकी नई टेक्निक है उसकी नेक्स्ट क्लास में चाहिए. ये भी और डीपीपी कंप्लीट ये परफॉर्मेंस और टेक्निक कंप्लीट हुआ नहीं डीपीपी फर्स्ट और सेकंड पूरी कंप्लीट लगता है 14 मार्क्स कंप्लीट हो तो पूरा नेक्स्ट क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डीपीपी और सेकंड थर्ड तीनों डीपीपी
पुराने का सेकंड एक्सरसाइज नहीं आएगी तो सब्जेक्ट में पूरी नहीं आया तो मुझे तो एग्जाम बोर्ड में थोड़ी बोलोगे पेपर नहीं कर सकते जिनके कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है स्पीड बढ़ाओ आपने तो पहले अभी हो गई 3 होगी सेकंड विभाग से थर्ड विभाग से नेक्स्ट में तो नेक्स्ट क्लास तक वेस्ट 3 होगी कंप्लीट करके पेपर छूट जाते हैं उसका आपको पेपर छूट जाता है जब मुझे बहुत सोचना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सोचना मुझे तब पड़ता है जब मैं प्रैक्टिस कम हो और आपकी हैंड राइटिंग जैसे नहीं कि माशाअल्लाह की कोई बहुत मजा आता हो देखने में जबरदस्ती का चेक करना पड़ता है थोड़ा बहुत तो पेपर छूट जाता है तो नहीं छूटना चाहिए इसको जो काम दिया मैंने आपका भी बाकी होगा आपने टेस्ट नहीं दिया था तो रिपीट हो गया नेक्स्ट क्लास में 3 रिपीट आपको 3 रिपीट जिनको बोला है इसमें जो करेक्शन और करेक्शन करके सीवाई चालू करो पहले जिनको डीपीपी बोलो डीपीपी कंप्लीट करके देंगे जिनको पीवाईक्यू करने को बोलिए जहान और अननोन आप लोग डीपीपी चालू खत्म पहले पेपर में जो गलती है उसको देखो ये यहाँ पर डॉक्टर सुन सकते मैंने अपना काम सीक्वेंस सीरीज के लिए कर लिया पहले आप लोग डीपीपी अच्छे से कंप्लीट कर बिकॉज आप लोगों को करवाए हुए क्वेश्चन जब दूसरे दिन पूछे जाते हैं फ्राइडे मैंने करवाया सैटरडे आपको पूछा तो भी नहीं बन रहा है दिखता है कि आप लोगों का यहाँ समझ में भी आ जाता होगा तो आपको लगता है कि हमें याद रह जाता है याद कुछ नहीं